जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे कि आपको वैष्णो देवी जाने के लिए कैसे पहुंचना चाहिए, यात्रा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं, रुकना कहाँ चाहिए। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने बजट में आपकी यात्रा सुखद रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। जय माता की। दोस्तों, अगर आप पहली बार श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो इससे जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ऑफलाइन सेव कर लें, क्योंकि वहां नेटवर्क की अधिकतर समस्या रहती है। दुनिया भर के हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं के मन में श्री माता वैष्णो देवी को लेकर एक अलग ही आस्था रहती है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है, और इसकी वजह यह भी है कि माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा तक कैसे पहुँचा जाए। दोस्तों, अगर रेल मार्ग की बात करें तो भारत के हर कोने से जम्मू तक के लिए भरपूर ट्रेन मिल जाएंगी। आजकल तो ऐसी बहुत सी ट्रेन हैं जो डायरेक्ट श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक जाती हैं। अगर आपकी ट्रेन जम्मू स्टेशन तक की है तो आप जम्मू स्टेशन से कटरा स्टेशन तक की ट्रेन ले सकते हैं, या फिर स्टेशन के बाहर आकर टैक्सी या बस से कटरा तक पहुँच सकते हैं। दूसरी ओर बात करें सड़क मार्ग की, तो सड़क मार्ग के लिए आपको पहले जम्मू आना होगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली और भारत के अन्य बड़े शहरों से जम्मू तक की आपको डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। इसमें वोल्वो और ऑर्डिनरी नॉन एसी बसें शामिल हैं। इसके बाद आपको जम्मू से कटरा के बीच की 68 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी होती है। इसके लिए आपको जम्मू के बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से या बस स्टैंड के बाहर से टैक्सी बुक कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं हवाई मार्ग की। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग से वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो सबसे बेहतर विकल्प यही रहेगा कि आप जहां भी रहते हैं वहां से दिल्ली तक आ जाएं। वैसे तो यहां का निकटतम एयरपोर्ट पठानकोट का है, पर यहां पर आपको ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं मिलेंगी, इसलिए आप चंडीगढ़ या अमृतसर भी पहुंच सकते हैं और वहां से बस या टैक्सी द्वारा जम्मू पहुंच के फिर आगे कटरा तक की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग में से सबसे अधिक श्रद्धालु रेल मार्ग पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आरामदायक और किफ़ायती होता है। दोस्तों, अब आप कटरा पहुंच गए हैं तो सबसे पहले यहाँ रहने की व्यवस्था की बात कर लें। अगर होटल की बात करें तो आपको 600-700 रुपये से लेकर 3 से 4 हज़ार तक के होटल आपको मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है धर्मशाला का। कटरा में आपको 150 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च पर धर्मशाला आराम से मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन भी है जो कि बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रूम फैसिलिटी भी उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको प्रति व्यक्ति बेड के हिसाब से रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों, इसकी लोकेशन बस स्टैंड के पास है, इसलिए इसे ढूंढने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्टे करने के लिए बुकिंग आप पहले ही श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org से करा लें, जिससे कटरा पहुंचकर किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आगे बात करते हैं खाने की। आपको यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स में ही किफ़ायती मूल्यों पर मिल जाएगा, जिसमें थाली 80 रुपये एवं कड़ी चावल राजमा चावल की एक प्लेट 45 रुपये के हिसाब से है। अब बात कर लेते हैं वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। यात्रा करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर्ची लेनी होती है, लेकिन हाल फिलहाल में श्राइन बोर्ड ने 70 वर्ष पुरानी यात्रा पर्ची बंद कर RFID कार्ड लागू किया है, जिसका मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये RFID कार्ड एक तरीके से यात्रा पर्ची का अपडेट वर्जन है, जिसकी वैलिडिटी 6 घंटे की है। यानी इसे लेने के 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पर क्रॉस करना होगा। एक तरफ आप यात्रा पर्ची को अपने घर लेकर जा सकते थे, वहीं RFID कार्ड को आप अपनी यात्रा की समाप्ति पर यहीं वापस करना होगा। ये RFID कार्ड 5 साल या उससे ऊपर के सभी भक्तों को लेना अनिवार्य है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कार्ड लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। RFID कार्ड के यहाँ 23 काउंटर बनाए गए हैं, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। RFID कार्ड लेने की कोई ऑनलाइन व्यवस्था श्राइन बोर्ड ने अभी नहीं की है। RFID कार्ड काउंटर सुबह 5 से रात 10 बजे तक खुलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा साल की किस महीने में करनी चाहिए। वैसे तो ये यात्रा
पूरी साल खुली रहती है और आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि यानी मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के बीच यहाँ पीक सीज़न होता है, जिसकी वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा मार्ग पर फिसलन भी होती है और कभी कभार यहाँ लैंडस्लाइड भी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप दिसंबर जनवरी में आते हैं तो ज़बरदस्त ठंड पड़ती है और बर्फ़ भी गिरती है। चलिए बात करते हैं भवन तक की चढ़ाई की। दोस्तों, अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हैं जो कि चढ़ने में असमर्थ हैं, तो आपके पास हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, पिट्ठू, पालकी, घोड़ों का भी ऑप्शन है। यहाँ घोड़ों का एक तरफ का किराया 1200 रुपये है, तो वहीं पालकी का 3100 रुपये के आसपास है। अगर आपको हेलीकॉप्टर सेवा लेनी है तो वो कटरा से सांझी छत हेलीपैड तक उपलब्ध है। सांझी छत से लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा तय करके आप भवन तक पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग आपको पहले ही ऑनलाइन करानी होती है। अगर किराए की बात करें तो कटरा से सांझी छत तक का प्रति व्यक्ति किराया 1800 रुपये है। बात करें पैदल यात्रा की तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक नया एक पुराना। पुराने रास्ते में नए ताराकोट रास्ते के मुकाबले ज़्यादा चढ़ाई होती है। इस रास्ते पर आपको पिट्ठू, पालकी, घोड़े, खच्चरों की भीड़ भी मिलेगी, जबकि नए ताराकोट वाले रास्ते पर पालकी, घोड़े, खच्चर नहीं मिलते हैं। अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हैं जिन्हें पिट्ठू, पालकी, घोड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पुराने वाले रास्ते से ही जाना चाहिए। दोनों ही रास्तों पर आपको बहुत सारे भोजनालय, चाय, कॉफ़ी, जूस आदि की व्यवस्था, विश्राम करने की व्यवस्था मिल जाएगी। इस यात्रा के दौरान खाने पीने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए वीडियो के अगले सेक्शन में बात कर लेते हैं भवन तक पहुंचने के बीच रास्ते में पड़ने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जगहों के बारे में। सबसे पहले आता है बाणगंगा। ये समुद्र तल से 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु यहाँ स्नान करना पसंद करते हैं, इसलिए इस पर कुछ घाट भी बनाए गए हैं। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे चरण पादुका स्थित है। ऐसा विश्वास है कि माता के पवित्र चरणों के निशान एक चपटी चट्टान के ऊपर बने हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ न हो तो आपको यहाँ दर्शन करने में कुछ ही मिनटों का समय लगेगा। चरण पादुका के पास श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित छोटा सा हॉस्पिटल भी है। बात करते हैं अर्धकुमारी की। दोस्तों, पैदल रास्ते में अर्धकुमारी आधे रास्ते पर स्थित है। कटरा से यहाँ की दूरी 6 किलोमीटर की है और यहाँ से भवन तक की दूरी 6 किलोमीटर की है। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान अर्धकुमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शनों में से एक है। अगर आप नवरात्रि या दशहरा के समय पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर दर्शन के लिए आपको एक टोकन लेना होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आप टोकन लेकर यहाँ के दर्शन माता के दर्शन के बाद वापसी करते वक्त भी कर सकते हैं। अर्धकुमारी में आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। यहाँ पर कई सारे हॉल, रूम, डोरमेट्री मौजूद हैं, जिनकी बुकिंग आपको पहले ही श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org से करानी होती है। अगर आपको रूम नहीं भी मिल पाता है तो आप हॉल में 100 रुपये प्रति कंबल के हिसाब से 12 घंटे तक आराम कर सकते हैं। कंबल वापस करने पर आपको अपने 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। अर्धकुमारी से भवन तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला है हिमकोटी होते हुए, दूसरा है सांझी छत होते हुए। आइए बात करते हैं हिमकोटी की। दोस्तों, हिमकोटी अर्धकुमारी से लगभग 2.25 किलोमीटर की दूरी पर नए यात्रा मार्ग पर स्थित है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर कई सारे व्यू पॉइंट, रेस्टोरेंट, डोसा काउंटर बनाए गए हैं। यात्रा के दौरान आप यहाँ आराम करके आगे बढ़ सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ ATM की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं सांझी छत की। सांझी छत तीर्थयात्रियों के लिए भवन तक के पैदल रास्ते पर सबसे ऊंचा स्थान है। यह स्थान समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए सांझी छत होते हुए भवन तक का पैदल रास्ता थोड़ा कठिन है। यहाँ से माता का भवन लगभग 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से आते हैं तो सांझी छत वह स्थान है जहाँ हेलीकॉप्टर आपको छोड़ेगा। यहाँ से लेकर भवन तक का रास्ता या तो आप पैदल कवर कर सकते हैं, और अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो यहाँ से घोड़े, पालकी या पिट्ठू मिल जाएंगे। एक बार आप भवन पहुँच गई तो सबसे पहले आपको यह सवाल आएगा कि आप अपना कीमती सामान कहाँ पर रखें।
भवन के आसपास आपको कई सारे लॉकर रूम मिल जाएंगे जहां आप मोबाइल, पर्स, बेल्ट आदि निःशुल्क जमा कर सकते हैं, क्योंकि यह सब भवन के अंदर अलाउ नहीं है। आगे बात करते हैं प्रसाद की। प्रसाद खरीदने के लिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से दुकानें हैं जिससे आप किफ़ायती मूल्य में प्रसाद खरीद सकते हैं। भवन के आसपास बहुत से सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जहां आप आराम से फ्रेश हो सकते हैं। भवन के पास नहाने की भी व्यवस्था है जहां से नहाकर आप दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में दर्शन के लिए आते हैं तो आपको लगभग 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, पर अगर आप नवरात्रि, दशहरा के आसपास आते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। अगर भवन के पास स्टे की बात करें तो यहाँ बहुत से कमरों की व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए आपको बुकिंग पहले ही श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाकर करानी होती है। और अगर आपको कमरे नहीं मिल पाते हैं तो आप हॉल में 100 रुपये प्रति कंबल के हिसाब से लेकर आराम कर सकते हैं और कंबल वापस करने पर आपको 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। अगर भवन के आसपास खाने पीने की बात करें तो यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ श्राइन बोर्ड के बहुत से भोजनालय हैं, इनमें से मनोकामना भवन का भोजनालय काफ़ी फेमस है। इसके साथ ही बहुत से प्राइवेट रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए आइए बात कर लेते हैं कि आपको भैरव बाबा के मंदिर कैसे जाना है। भैरव बाबा का मंदिर माता के भवन से लगभग 2 किलोमीटर आगे स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं। इसका जाने का और आने का टिकट मिलाकर 100 रुपये का लगता है। दूसरी तरफ अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। इस रास्ते पर आपको घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे जिनका किराया लगभग 350 के आसपास का होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले पड़ाव में बात कर लेते हैं वैष्णो देवी जाने के लिए कितने दिन का टूर बनाना चाहिए और इसमें खर्चा कितना आएगा। अगर आप पीक सीज़न में जाते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, और अगर आप ऐसे समय में जा रहे हैं जब भीड़ ज़्यादा नहीं होती है तो 2 दिन का ट्रिप बनाएं। मैंने इसमें आपके शहर से कटरा पहुंचने का समय नहीं जोड़ा है क्योंकि वो सबका अलग अलग होगा। अब बात कर लेते हैं खर्चे की। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं और धर्मशाला या निहारिका कॉम्प्लेक्स में प्रति बेड के हिसाब से रुकते हैं तो 2 से 3 हज़ार तक प्रति व्यक्ति खर्चा आता है। वहीं घोड़े से यात्रा करने पर यह खर्चा 5,000 रुपये, हेलीकॉप्टर से 8,000 रुपये एवं पालकी से 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक खर्चा आ सकता है। दोस्तों, यह खर्चा भवन तक जाने आने और धर्मशाला या डोरमेट्री में रुकने एवं श्राइन बोर्ड के भोजनालयों में खाने का है। मैंने इसमें आपके शहर से कटरा तक जाने का खर्चा नहीं जोड़ा है क्योंकि वह सबका अलग अलग होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा और उनके दर्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त या परिवारजन वैष्णो देवी यात्रा का प्लान कर रहा है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।